गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है, हम प्रतिदिन 7 बजे से अपनी ऑनलाइन क्लासें नियमित तौर से पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने चैप्टर के एक पाठ्यक्रम के आधार पर हम अपना आगे का शिक्षण कार्य निरंतर करते हुए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोग अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हो और व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग हमारे सम्मुख से उस कार्य को समय समय पर दिखाते जा रहे हैं। बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, राजा रवि वर्मन नंदलाल जी के बारे में पढ़ा था। आप उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत के महान चित्रकार, जो अपने आप में उनका नाम ही काफ़ी है, उनके नाम से ही दुनिया उनको जानती है। यदि हम उनका नाम लेने से हर कोई व्यक्ति उनके कार्य क्षेत्र के बारे में बखान करना शुरू कर देता है। आज हम एम.एफ. हुसैन के जीवन के बारे में प्रकाश डालेंगे। उन्होंने भारतीय चित्रकला में अपना किस प्रकार से योगदान दिया और वो किस प्रकार के एक चित्रकार रहे और उन्होंने समय समय पर किस प्रकार से उन्होंने भारत के चित्रकला को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, जिसके बारे में आज हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है, आज हम भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने कला क्षेत्र में अपना किस प्रकार से योगदान दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, आज इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चों, जैसे कि आप लोग ज्ञात है, एम.एफ. हुसैन नाम ही काफ़ी है। बच्चों, एम.एफ. हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 को पठारपुर, महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ, जो सोलापुर के निकट है। और यदि हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 9 जून 2011 को लंदन में इनकी मृत्यु हुई। यदि हम इनके कार्य क्षेत्र की बात करें, इनका कार्य क्षेत्र आप लोग सब लोग परिचित ही हैं कि ये किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है। इनका कार्य क्षेत्र है चित्रकारी, रेखा चित्रण और लेखन और साहित्य। इनका ये कार्य क्षेत्र रहा और इन्हें भारत सरकार द्वारा समय समय पर सम्मानित किया गया। और उसी क्रम में जो भारत सरकार द्वारा इन्हें जो सम्मान दिया गया, पद्मश्री 1955 में दिया गया, पद्म विभूषण 1973 में दिया गया और पद्म विभूषण ये दिया गया ना 1991 में। सर्वप्रथम 1955, इसे याद कर लीजिए, पद्मश्री 1973 में पद्म विभूषण और 1971 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। ये आप चीज़ नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम इनके जीवन परिचय के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। अब यदि हम इनका बचपन का नाम मकबूल फिदा हुसैन, जिसे हम वर्तमान समय में एम.एफ. हुसैन के नाम से भी जानते हैं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार थे। ये भारतीय चित्रकार तो थे ही थे, अपितु संसार भर में एक प्रतिष्ठित चित्रकार के तौर पे ये उभर के सामने आए। वह मशहूर द प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप आर्ट ऑफ मुंबई के संस्थापक भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है, मुंबई में द प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप ऑफ मुंबई की इन्होंने स्थापना करी और वो इसके सदस्य भी रहे। इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। समटाइम यदि आप चित्रकारों के बारे में जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, गूगल में सर्च कीजिए कि वर्ल्ड के जो फेमस पेंटर रहे हैं पूरे संसार में, उनमें
सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार जिनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, उसके अंतर्गत हमारे एम.एफ. हुसैन का नाम भी सम्मिलित है। यदि संसार के श्रेष्ठ चित्रकारों की बात करें तो उसके अंतर्गत पाब्लो पिकासो, लियोनार्दो दा विंची, सेजान, सूजा, अमृता राय सेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, ऐसे बहुत से चित्रकार हैं। और उन्हीं चित्रकारों में से एक एम.एफ. हुसैन का नाम भी बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और इनको भारत का पिकासो कहा जाता है। इनकी कला इतनी संजीदा थी, इतने साक्षात सजीव चित्रण कर किया करते थे, इस आधार पर इन्हें भारत का पिकासो कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध व्याख्या और अभिजात भारतीय चित्रकार भी रहे। यदि हम हुसैन साहब की बात करें तो हुसैन मुख्यतः उनकी चित्रकारी के लिए जाने जाते थे, पर वे कला की दूसरी विधाओं मतलब कला के क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ दूसरा इनका कार्य क्षेत्र, जैसे कि फिल्मों का चित्रांकन किया गया इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से, और रेखा चित्रण किया गया इनके द्वारा, फोटोग्राफी की गई इनके द्वारा और इत्यादि। और यदि हम इनका प्रकृति चित्रण के प्रति लगाव गए हैं तो जब इन्हें खाली समय मिलता था तो ये अपने मूल स्थान गुजरात चले जाते थे, जहाँ ये प्राकृतिक चित्रण किया करते थे। अपना प्रकृति के प्रति इनका प्रेम वो अपनी पेंटिंगों के माध्यम से ये उजागर करते थे। ये एक प्रकृति प्रेमी चित्रकार भी रहे। यदि हम हुसैन साहब की कुछ कलाकृतियों के बारे में बात करें जो विवाद का कारण उत्पन्न किया, इनके जीवन विवादों से भरा रहा। जब इन 19वीं शताब्दी के दशक के उपरांत ये विवादों से भी घिरे रहे। एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन था। हुसैन एक आधुनिक चित्रकार थे 20वीं शताब्दी के। ये 20वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त चित्रकारों की श्रेणी में इन्हें माना जाता है। जिस प्रकार से मैंने आपको कहा था ये भारत के पिकासो कहा जाता है इनको। चित्रकला के अलावा इनके जो शौक़ थे मैंने आपको क्रम वाइज इन्हें बताया। पुनः एक बार आपके सामने फिर उसे अवलोकन करने का कष्ट करूँगा। इन्हें लेखन के क्षेत्र में, फोटोग्राफी के क्षेत्र में और फिल्मों के क्षेत्र में, प्रकृति सौंदर्य के क्षेत्र में, चित्रांकन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा शौक़ था। एम.एफ. हुसैन मुंबई प्रोग्रेसिव आर्ट के फेडरेशन के सदस्य भी के तौर पे, मेंबर के तौर पे भी वहाँ नियुक्त थे। यदि हम इनकी जीवनी के बारे में थोड़े बहुत प्रकाश डालते हैं, मैंने बताया था कि हुसैन साहब का जन्म 17 सितंबर 1915 को महाराष्ट्र के पठारपुर नामक ग्राम सुलेमानी बोहार परिवार में इनका जन्म हुआ। जब हुसैन 6 वर्ष की आयु के थे तब इनकी माँ जुनैद का स्वर्गवास हो गया, उनका देहांत हो गया। तब इनके पिता द्वारा दूसरी शादी कर ली गई। इनके पिता द्वारा जब दूसरी शादी कर ली गई थी
तो इनका लालन पोषण करने में पिता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो गरीबी थी उस समय, तो इनके पिताजी ने जब दूसरी शादी कर ली तो एक प्रकार से आजीवनी प्रारंभ करने में, जीवन गुजर बसर करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात यदि हम करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। जब ये 20 साल के हुए थे तब सम टाइम किताबों में या इनके जो करीबी थे उनके द्वारा पता चलता था कि ये तब वहाँ से मुंबई चले गए और सर जोशीदी जी भाई स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में इन्होंने एडमिशन ले लिया। जब इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में जब इन्होंने एडमिशन लिया तो ये काफ़ी चित्रकारी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इनका रुचि थी और बड़ौदा में एक मदरसे में प्रवास के दौरान इन्होंने सुलेखन कार्य करी और जिसमें उनकी कला के प्रति रुचि भी उत्पन्न हुई और काफ़ी संजीदा तौर से इनकी कला के क्षेत्र में रुचि को देखते हुए जो मदरसे के जो संस्थापक थे तो वो काफ़ी इनसे प्रभावित हुए। जब ये मुंबई आए थे ना, तब जब इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में अपना दाखिला लिया था तो अपने कैरियर की शुरुआती दौर में इन्हें पैसों की तंगी बहुत सहनी पड़ी। जब ये पैसों की तंगी से जूझ रहे थे, जहाँ पर कॉलेज का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा इत्यादि चीज़ों का जब कमी महसूस होने लगी तो इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआती दौर में पैसे कमाने के लिए सिनेमा पोस्टर बॉय बन गए। कहने का तात्पर्य है जब फिल्में रिलीज होती हैं, जब फिल्में सिनेमाघरों में लगती हैं तो उस दौरान क्या होता था, जो फिल्मों के बड़े बड़े पोस्टर होते थे तो वो पोस्टर को लेके ये मुंबई की गलियों में जगह जगह चिपकाए करते थे और वो साथ साथ ही एक खिलौने की फैक्ट्री में भी इन्होंने काम करा, जहाँ पर ये खिलौनों बनाया करते थे, जहाँ उन्हें अच्छे खासे पैसे प्राप्त हो जाते थे जिससे कि वो अपने कॉलेज की फीस, रहने की, खाने पीने की और किराया जो भी था उस चीज़ का वहन सरलतापूर्वक करने लगे। जब भी उन्हें समय मिलता था वो अपने मूल निवास, ये गुजरात के मूल निवासी थे तो ये इनका पैतृक गांव गुजरात न रहा, ये गुजरात समय व्यतीत करने के लिए छुट्टियों में वहाँ चले जाया करते थे, जहाँ पर वो प्राकृतिक चित्रणों का बड़ा खूबी से चित्रांकन किया करते थे। ठीक है, क्योंकि ये एक युवा पेंटर के तौर पे एम.एफ. हुसैन साहब बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की राष्ट्रवादी परंपरा को तोड़कर नया कुछ करना चाहते थे, क्योंकि ये नए उभर जोशीले खून के और नया खून होने के दौरान, क्योंकि ये उस समय हष्ट पुष्ट नौजवान थे तो इन्होंने बंगाल और स्कूल की जो राष्ट्रवादी परंपरा था जिसके अंतर्गत एक समय एक बंदिशें जिसके अंतर्गत हुआ करती थी, जिस विद्यालय में मान लीजिए किसी विद्यालय में कोई चीज़ नियमित तौर से सदियों से चली हुई आ रही है, यदि उन्हीं छात्रों के बीच से कोई छात्र अचानक उसका विरोध करते हुए कुछ अलग करने की कोशिश करता है
और उस परंपरा, वो जो रूढ़िवादी जो परंपरा होती है, उसको तोड़कर कुछ अलग दर्शाने की कोशिश करता है। तो यही काम उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में किया। इसलिए कुछ चित्रकार और चित्रकारों का जो ग्रुप था, उनके साथ मिलकर उन्होंने वर्ष 1947 की बात है, द प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप ऑफ मुंबई की स्थापना की इन्होंने। कब? 1947 में द प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप की स्थापना इन्होंने मुंबई में की। यदि हम इनकी कैरियर की बात करें, तो मकबूल हुदा हुसैन की कला कृतियों की पहली प्रदर्शनी जो इन्होंने, जो कलाकार का जो एक सपना होता है, जब कोई कलाकार कलाकृतियों को बनाता है, बनाने के बाद उसका सपना होता है कि मैं कहीं पर ही इन जो मेरी द्वारा बनाई गई जो पेंटिंग हैं, तो उनका मैं कहीं पर ही प्रदर्शन करूं, प्रदर्शनी लगाऊं, जिससे कि लोग जानें। यदि हमने कुछ चित्र बनाए हैं या कुछ पेंटिंगें बनाई हैं, वो बनाने के बाद हम अपने ही घर में उनको सजा देंगे, तो उन पेंटिंगों को कौन देखेंगे? हम जो उनके परिवार वाले। मान लीजिए मैंने कुछ पेंटिंगें बनाई, मैंने पेंटिंग बनाई, वो मैंने अपने घर पे लगा दी, मेरे घर में ही घर वाले देखेंगे और दूसरा तो कोई देख नहीं पाएगा कि मैंने पेंटिंग बनाई है। तो समाज को दिखाने के लिए, एक नई पहचान समाज में उभरने के लिए एक पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाना बहुत आवश्यकता होती है एक कलाकार के जीवन में। जब इन्होंने अपनी कलाकृतियों की जो पहली प्रदर्शनी 1952 में ज्यूरिख में लगाई, ज्यूरिख एक प्रवासी भारत है देश, विदेशी यात्रा की थी इन्होंने 1952 में ज्यूरिख में अपनी पहली प्रदर्शनी वहाँ लगाई। अमेरिका में उनकी कला प्रदर्शनी, पहली बार अमेरिका में इन्होंने अपनी कला प्रदर्शनी लगाई सन 1964 में न्यूयॉर्क या के इंडियन हाउस में लगाई इन्होंने। न्यूयॉर्क में इन्होंने 1964 में इन्होंने पहली प्रदर्शनी लगाई। अब 1967 में उन्होंने पहली फिल्म यू द आइजैक ऑफ ए पेंटर नाम से बनाई। बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में इन्होंने अपनी प्रदर्शनियों को प्रदर्शित किया और गोल्डन बियर सॉलिड फिल्म का सर्वोत्तम पुरस्कार इन्होंने वहाँ पर प्राप्त करा। कहा जाता है 1952 में इनका जो पहला, जो इन्होंने अपने जीवन का जो पहला पुरस्कार प्राप्त करा, वो ललित कला अकेडमी दिल्ली में इन्होंने अपना पहला एकल प्रदर्शनी लगाई, जहाँ ललित कला अकेडमी दिल्ली में। तो वहाँ पर इन्होंने अपनी कैरियर का जो पहला प्रदर्शनी लगाई और वहाँ इन्हें गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया, वहाँ उन्हें पहला पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। जब इन्होंने 1967 में जो फिल्म फेयर अवार्ड में इन्होंने अपनी प्रदर्शनी लगाई थी, गोल्डन बियर सॉलिड फिल्म पुरस्कार में भी इन्हें सम्मान दिया गया। 1971 में साओ पलाओ बाइसिंग में पाब्लो पिकासो के साथ साथ वह विशिष्ट अतिथि के तौर पर भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है, समटाइम 1971 में सालो पाओलो में इन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया अमेरिका में, जहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पाब्लो पिकासो को भी आमंत्रित किया गया। जब इन्होंने साथ मंच शेयर किया, जो विश्व के सबसे माने जाने चित्रकारों की श्रेणी में आते हैं पाब्लो पिकासो, उनके साथ मुख्य अतिथि के तौर पे आना अपने जीवन का सबसे बड़ा गोल्ड अचीव करने के समान होता है। जब हम अपने किसी जो हमने सपना देखा है, यदि हम वो चीज़ को
पा लें तो वो दुनिया की हर चीज़ से भी बेहतर होती है। उसी प्रकार जो हमारा एक ड्रीम होता है, अगर हम उस ड्रीम को छू लेते हैं तो वो ड्रीम को छूने के पश्चात जो अंदरूनी जो खुशी प्राप्त होती है, वो खुशी कई गुना अनंत के समान होती है। अब 1990 के दशक में हुसैन को हिंदू देवी देवताओं को गैर परंपरागत तरीके से दर्शाने के इन पे आरोप लगाए गए। कुछ पेंटिंग मैं आपको दिखाता हूँ जो इन्होंने बनाए थे, जिस पे विवाद रहा। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन में अभी जो आ रही है, ये भारत माता का चित्रांकन किया इन्होंने। जो ये चित्रांकन आप देख रहे हो ना, भारत, ये इस पेंटिंग का नाम भारत माता है, ठीक है। जो ये हुसैन साहब ने जो पेंटिंग बनाई, ये हमारे धर्म के खिलाफ और जो हमारी भारत माता है उसको किस प्रकार दर्शाया है, ये आप देख लीजिए। अर्धनग्न तौर पर उसे दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं ना कि किस प्रकार से भारत माता को इन्होंने दर्शाया गया है। इस पेंटिंग पे काफ़ी विवाद रहा, जिसके चक्कर में इन्हें काफ़ी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी। और ये समय के उस दौर की बात है जब ये अपने जीवन के 70वें पड़ाव को पार कर चुके थे। 2004 की बात है जब इन्होंने इस प्रकार की पेंटिंगें बनाई। यही पेंटिंगें नहीं, इन्होंने बहुत सी पेंटिंगें बनाई जिसमें विवाद रहा। ये देखिए, ये आपकी जो स्क्रीन पे जो आई है, जो पेंटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन पेंटिंगों में विवाद रहा। जब इस प्रकार की इन्होंने जो पेंटिंगें बनाई तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की आस्था के जो पुजारी हैं उनको ये चीज़ नागवार गुजरी। इन्होंने दुर्गा माता पे, नौ दुर्गाओं पे काफ़ी गंदी पेंटिंगें बनाई। अर्धनग्न चित्रण के तौर पे दुर्गा माता को दर्शाया गया। भारत माता को जो चित्रांकन में आपको दिखा रहा हूँ वो इस प्रकार से विवादित पेंटिंगें बनाई, जिसके चलते इन्होंने देश से परित्याग करना उचित समझा। एक कहावत है जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। कहते हैं ना, ये जाना कि कुछ नहीं जाना हाय, ये जाना कि कुछ नहीं जाना हाय, वो भी एक उम्र में हुआ मालूम हुआ कि नहीं। वो दास्तां भी कुछ और थी जिसमें वो गलती हो चुकी। जब गलती हो चुकी तो उस जगह रह के क्या फ़ायदा। ये इमाम हुसैन साहब के कुछ शब्द हैं जो मैंने आपको सम्मुख से रखी। इस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन में कई चीज़ें करी। जब 1990 के दशक में इन्होंने हिंदू देवी देवताओं को गैर परंपरा के तरीके से दर्शाने के कारण बहुत से हिंदू संगठनों का विरोध इन्हें झेलना पड़ा तथा उनके खिलाफ अदालतों में कई मुकदमे दर्ज हुए। चाहे आप हाई कोर्ट की बात कर लो या सुप्रीम कोर्ट की बात कर लो या जनपद के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उन पे कई सारे मुकदमे दर्ज हुए। और उसी समय जब भारत में इस प्रकार से इन्होंने का विरोध हो रहा था, तब उसी समय इन्होंने कहने की बात है, जब
1998 के आसपास इन्होंने और कुछ ऐसी पेंटिंगों का समाज के सामने उदय करा जिसमें काफ़ी आलोचनाओं का दंश से इन्हें अपने जीवन में झेलना पड़ा। उस समय इन्हें ये ज्ञात नहीं हुआ कि इस प्रकार से भी इनका विरोध भारत में हो सकता है, जहां इन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया था। 1998 में कुछ आतिवादी तत्वों द्वारा, जैसे शरारती तत्वों द्वारा इनके घर में तोड़फोड़ कर दी गई। इनके घर में एक तरफ का हिस्सा पेट्रोल डाल के जला दिया गया और इन्हें मारने की समय समय पर धमकियां फ़ोन के द्वारा इनके संदेश लेटर भेजी जाती थी। तुमने इस टाइप से चित्रांकन किया, हमारे हिंदुओं के जो माता है, भारत माता, जिस देश में आप रह रहे उसी देश के प्रति आपने इस प्रकार से जहर उगला, तो उसके खिलाफ लोगों पे इनके प्रति आक्रोश था। जब उसी समय इनकी 1998 के दरमियान इनकी अमेरिका में एक एकल प्रदर्शनी लगाई गई थी। जब अमेरिका ने देखा भाई कि ये बंदे की भारत में बहुत ज़्यादा आलोचनाएं हो रही हैं, चारों तरफ इसके प्रति छोटे छोटे संगठनों ने समूह बना के इसके प्रति पूरे देशव्यापी बंद का ऐलान कर दिया गया, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका ने लंदन में इनके जो कला प्रदर्शनी लगाई थी, एकल कला प्रदर्शनी को भी बंद कर दिया। तो उसका खामियाजा इन्हें भी अपने जीवन में भुगतना पड़ा। सन 1902, जब इनकी बात करें 2000 में, सन 2000 में इन्होंने प्रसिद्ध अदाकारा माधुरी दीक्षित को लेकर गजगामिनी नामक फिल्म का चित्रांकन किया। 2000 में गजगामिनी नामक फिल्म का इन्होंने निर्देशन किया, जिसमें इनकी जो एक प्रसिद्ध फेमस एक एक्ट्रेस अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को लेकर इन्होंने फिल्म बनाई गजगामिनी, जो इनकी कहा जाए इन्हें माधुरी दीक्षित बहुत ज़्यादा पसंद थी। इन्होंने मीनाक्षी पे भी इन्होंने चित्रांकन किया, मधुबाला में भी इन्होंने चित्रांकन किया, तब्बू पे भी इन्होंने चित्रांकन किया। और 2004 में उन्होंने अदाकारा तब्बू के साथ भी एक फिल्म बनाई थी। और फिल्म मीनाक्षी, जिसका इंग्लिश में नाम है ए टेलर ऑफ थ्री सीरीज, बनाई, पर कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी इनका विरोध प्रदर्शन करा। जिस इस्लाम धर्म से बिलोंग करते थे, उसी इस्लाम धर्म ने इनका भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे इस्लाम विरोधी कुछ ऐसी चीज़ें तथ्य इन्होंने प्रस्तुत कर दी थी, जिससे कि इस्लाम को मानने वालों ने भी इनके फिल्म को लेके सिनेमा हॉलों में कोहराम मचा दिया था। इसका भी दंश इन्हें झेलना पड़ा। और उसके पश्चात 2006 में हुसैन पर देवी देवताओं का के अर्धनग्न चित्रों का जो लोगों की भावनाओं को इन्होंने जो ठेस पहुंचाई, उसका आरोप भी इन पे लगा। मानहानि का भी केस इन पे दायर किया गया। हालांकि फिल्म सिनेमा में इन्होंने ज़्यादा समय तक कोई प्रदर्शित नहीं की। कहने का तात्पर्य इन्होंने फिल्म सिनेमा घरों में भी ज़्यादा समय तक कोई काम नहीं करा। कुछ ही फिल्मों में इन्होंने अपना निर्देशन का कार्य करा। यदि हम फिल्म समीक्षकों की बात करें, को इनका सहारा लेना पड़ा था।
और कहने की बात जहाँ तक है, इनको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जिस क्रम में मैंने आपको प्रारंभिक तौर पे इनके पुरस्कारों की उपलब्धियों के बारे में आपको बताया। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो इनके पुरस्कार जो इन्हें प्राप्त हुए वो आगे हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। जब सन 1900 नहीं सॉरी माफ़ कीजिए, सन 2008 में एम.एफ. हुसैन सबसे महंगे भारतीय चित्रकारों की श्रेणी में आ गई। कहने का तात्पर्य है कि ये भारत के सबसे ज़्यादा मशहूर चित्रकारों की श्रेणी में ये पूरे विश्व भर में खड़े हो गए। जब इनकी किस्टीज के नामक एक जो पेंटिंग इनकी जो नीलामी हुई थी, जिस पेंटिंग का नाम किस्टीज, जो पेंटिंग इन्होंने बनाई थी, एक कला का लगभग जो इन्होंने कलाकारी जो की उसको पेंटिंग बनाई थी वो 16 लाख अमेरिकी डॉलर, अगर यदि हम उसे भारत के उसमें कन्वर्ट किया जाए तो वो कहीं करोड़ों रुपयों में, 86-87 हजार करोड़ रुपयों में वो पेंटिंग की बिकी। और सन 2007 के आसपास लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में हुसैन साहब पे 100 मुकदमों से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज दाखिल हुए। भारत के अलग अलग न्यायालयों पे इन पे केस दर्ज हुए और इन पे का डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट पे या सुप्रीम कोर्ट पे कहा जाए या हाई कोर्ट पे भी ना इनके नाम पे नोटिस वारंट जारी कर दिए गए। और जब इनको सुप्रीम कोर्ट में एक पेशी के दौरान बुलाया गया अदालत में, तो ये उस अदालत में नहीं पहुंचे और न जिसके कारण अदालत ने इन्हें अदालत की अवहेलना करने के जुर्म में इनके प्रति वारंट जारी कर दिया। वारंट जारी करना मतलब किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध करने के परिणाम उसे की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश जारी हो जाते हैं, उसको कहते हैं वारंट। और मैंने आपको इसी क्रम के सिलसिले में बताया था कि हुसैन साहब को मौत की धमकियां भी मिली, जिसके बाद उन्होंने 2006 के लगभग नहीं 2006 में ही उन्होंने स्वेच्छा से भारत छोड़ने का निर्णय लिया और उसके पश्चात वो लंदन चले गए और वहाँ प्रवास करने लगे, लंदन जाके रहने लगे। और लंदन सरकार ने इन्हें, अमेरिकी सरकार ने इन्हें 2010 में 4 साल के पश्चात वहाँ की नागरिकता इन्हें प्रदान कर दी गई और इन्हें वहाँ का नागरिक घोषित कर दिया, जिसे हुसैन साहब ने स्वीकार भी कर लिया था। और इन्होंने वहाँ रहकर प्रवास के दौरान इन्होंने जब अमेरिका की जब इन्हें नागरिकता मिल गई थी, जब वहाँ रहने लगे, तो इन्होंने वहाँ पर 2 चीज़ों में काम करना शुरू करा। वो 2 चीज़ें थी उनके जीवन काल में, जो परियोजनाओं पे इन्होंने अपना कार्य करा। वो अरब की सभ्यता, पहला था अरब की सभ्यता के बारे में, दूसरा भारतीय सभ्यता के इतिहास के बारे में इन्होंने उस पर किताब भी लिखी और उसके बारे में दुनिया को बताया। यदि हम इनकी व्यक्तिगत जीवनी के बारे में बात करें, मकबूल खुदा हुसैन का जब विवाह हुआ 1941 में फालिजा नामक महिला के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। जब उनका विवाह होने के पश्चात इनके 3 पुत्र हुए और 2 पुत्रियां हुई। कहते हैं कि अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने कतर में और लंदन में रहकर गुजारा। जब ये अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे थे, तब इन्होंने लंदन में ही और कतर में रहकर
अपना जीवन का निर्वाह किया। देखिए किस प्रकार की विडंबना है, जिस देश में इनका जन्म हुआ, जहाँ पर इन्होंने अपना बाल्य जीवन व्यतीत करा, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, जितना भी युवावस्था वो करा, एक छोटी सी गलती के चक्कर में इन्होंने जो भारत माता का जो अर्धनंग चित्रण जो किया, उसके कारण इन्हें भारत छोड़ना पड़ा। एक कलाकार के लिए इससे बड़ा दुखद क्षण क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो इन्हें अपनी माटी में भी इनको मौत प्राप्त नहीं हुई, वह भी दूसरे देश जाके इन्हें मौत प्राप्त हुई। कहते हैं कि लंदन में कई महीनों से ये बीमार चल रहे थे। समय समय पर इनका इलाज भी चल रहा था, और इलाज के दौरान इन्हें हल्के फुल्के हार्ट अटैक के झटके भी पड़े थे। जब इन्हें मई के महीने में जब इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो ये इनकी तबीयत काफ़ी नाजुक रही। तो कहते हैं कि लंदन के रॉयल बोस्टन अस्पताल में इनको दिल का दौरा 10 जून 2011 को इनको दिल का दौरा पड़ गया, जिसे हृदयघात भी कहते हैं, जहां उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया। हुसैन साहब की अंतिम इच्छा थी कि उनका शव भारत ना ले जाया जाए। उन्हें लंदन में ही बुककुट सेंट्री के कब्रिस्तान में दफनाया गया। सेमेट्री जो लंदन का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, उन्हें वहाँ दफनाया गया, क्योंकि इनकी अंतिम इच्छा भी, इनके जो पुत्र थे, तो उन्होंने इनकी अंतिम इच्छा को पूरी करी, इनका शव भारत नहीं लाए। और भारत सरकार ने भी इनके, जब इनकी मृत्यु हुई तो संपूर्ण भारत को एक बड़े कलाकार खोने की क्षति प्राप्त हुई, जिसकी पूर्ति संसार में कोई नहीं कर सकता। ये संपूर्ण विश्व के लिए एक बड़ी क्षति के तौर पे थी। भारत ही नहीं, अपितु पूरे संसार ने एक कलाकार खो दिया था, जिसको पिकासो के समकक्ष रखा गया, क्योंकि पिकासो की जो चित्रांकन करने की जो कला थी, वो यदि वो किसी चीज़ का चित्रांकन किया करते थे तो उसे सजीव के, जिस प्रकार से मानव सजीव तरीके से रहता है, प्रत्यक्ष तौर पे, साक्षात तौर पे उस प्रकार का चित्रांकन किया करते थे। उसी प्रकार से हुसैन शाह भी अपनी कलाओं पर प्रांगत थे। यदि हम भारतीय पश्चिमी कला की बात करें, जिनमें समन्वय स्थापित करने की बात करें, तो 50वें दशक में भारतीय कला और पश्चिमी कला की जो ललक थी, जो दो कलाओं का जो आपस में जो टकरार थी, को अपनी कलाओं में आत्मसात किया इन्होंने। भारतीय कला और पश्चिमी कला दोनों को इन्होंने अपनी पेंटिंगों के माध्यम से व्यक्त किया। इस समय का जो चित्रांकन इन्होंने किया, जमीन नामक पेंटिंग इन्होंने बनाई, जिसे एम.एफ. हुसैन ने अपनी 15 वर्ष की मेहनत के उपरांत इन्होंने जमीन नामक जो पेंटिंग इन्होंने बनाई थी। कहते हैं कि इन्हें वो पेंटिंग बनाने में 15 साल लग गए। अपने जीवन के 15 साल इन्होंने महत्वपूर्ण उस पेंटिंग के लिए लगा दिए। और इस समय वो जब इन्होंने वो पेंटिंग बनाई थी, जमीन नामक जो पेंटिंग बनाई थी, वो उस समय की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंगों में से एक पेंटिंग मानी जाती थी। कहते हैं कि एम.एफ. हुसैन साहब की पेंटिंगों के प्रति लोगों की बहुत ज़्यादा दीवानगी थी। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, जो दौड़ता हुआ घोड़ा
की जो इन्होंने पेंटिंग बनाई थी वो भी काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंगों में से एक पेंटिंग इनकी मानी जाती है। ओ माय गॉड, एम.एफ. हुसैन की वो पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही, जिसमें इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन के दायित्वों का निर्वहन किया। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यदि हम इनकी कुछ पेंटिंगों के बारे में जिक्र करें, जिसे मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा कि इन्होंने किस प्रकार की पेंटिंगें बनाई, कौन कौन सी पेंटिंगें बनाई, तो वो पेंटिंगों के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। आप लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा, अपनी जो आप नोटबुक बना रहे हैं उस पे इन्हें नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये जो नोट करोगे आप उन्हें फिर बाद में कभी भूल नहीं पाओगे। यदि हम एम.एफ. हुसैन साहब की कुछ पेंटिंगों के बारे में जिक्र करें जो निम्नलिखित हैं, जो मैं आपकी जो स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये चित्र इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र इनके रहे। अब इनके जो चित्रों में जो विवाद रहा, भारत माता को लेके रहा, दुर्गा माता का चित्रांकन करने में इनका विवादित रहा, कुछ पेंटिंगें और बनाई इन्होंने, वो विवादित पेंटिंगें रहीं। अब इनके जो प्रमुख चित्रों के बारे में प्रकाश डालते हैं। एक कॉपी में आप, मैं जिस प्रकार से बोलूँगा उस प्रकार से आप उन पेंटिंगों के बारे में एक जगह पे नोट करते जाइए, ठीक है। इनका प्रथम जो चित्रांकन इन्होंने करा था वो सुलेखन के तौर पर इन्होंने अपनी कलाकृतियों का अवलोकन करा। इनकी जो प्रमुख पेंटिंगें हैं, जय हनुमान, आदमी, जमीन, स्वास्तिक, हाथ, दो स्त्रियों का संवाद, नीली रात, दुपट्टे में तीन औरत, राम राग, रागमाला, नृत्य, महाभारत, रामायण, कश्मीर, घोड़े, लालटेन, पिंजरे में बंद चिड़िया इत्यादि बहुत से चित्रों का इन्होंने अपने जीवन में बनाए और काफ़ी प्रसिद्ध वो चित्र रहे। इन्होंने आधुनिक भारतीय कला को लोकप्रिय बनाया, जिसमें भारत कला को आसानी से जोड़ा जा सकता था। अब 1960 के दशक के इनके चित्रों में थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। 1960 के दशक में इन्होंने कौन से चित्र बनाए? 1960 के दशक में इन्होंने नृत्य, घोड़ा, मदर टेरेसा, हाथी, एक अध्याय का चित्र ढोलकिया, ग्वाले जाते हुए लड़कियों का चित्रांकन करा, इंदिरा गांधी, मधुबाला, माधुरी दीक्षित, तब्बू इत्यादि चित्रों का इन्होंने चित्रांकन अपने जीवन में करा। इंदिरा गांधी का भी चित्रांकन इनके द्वारा करा गया। हुसैन के चित्रों की संसार में इतनी ज़्यादा विख्याति प्राप्ति थी कि उनके बारे में अलग से बात करना आसान नहीं होता था, क्योंकि वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध चित्रकारों की श्रेणी में गिने जाते थे, तो उनके बारे में अलग से कोई बातें करना ही संभव नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी जो उनके बारे में हम कह सकें। अपनी कला कल्पना शक्ति के विभिन्न क्षेत्रों को स्रोतों को बांधे हुए हुसैन पश्चिमी कला में मुख्य रूप से अभिव्यंजन, जिसे हम अभिव्यंजना के कलाओं में सीखते हैं, ठीक है, जिसमें हम बहुत चीज़ों का मिश्रण देखते हैं। अब देखिए, मैं आपके सामने कुछ पेंटिंगें दर्शा रहा हूँ, ये देखिए। अब इन्होंने जो
मैं बता रहा था, ये है मदर टेरेसा का चित्रांकन किया गया है। ये कुछ स्त्रियां बाघ को मारती हुई दिखाई गई हैं, जिसमें इन्होंने क्रिकेटरों पर भी चित्रांकन किया और जंगली जानवरों का भी चित्रांकन किया, घोड़े का भी चित्रांकन किया मदर टेरेसा। और काफ़ी इंदिरा गांधी पे भी करा इन्होंने। काफ़ी चित्रांकन मैं आपके सम्मुख से प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये चित्रण इन्होंने अपने जीवन में बनाए थे। ठीक है, अब हम इनके सम्मान और पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। सन 1955 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया भारत सरकार द्वारा। फिर 1973 में सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया और 1991 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। 2008 में केरल सरकार द्वारा जो राजा रवि वर्मा के नाम से जो प्रतिवर्ष प्रत्येक कलाकार को उसके कला क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के दौरान दिया जाता है, उस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया। और जॉर्डन की राजधानी अमन स्थित रॉयल इस्लाम स्टेट स्टडीज सेंटर ने भी उन्हें दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमान की सूची में इन्हें सम्मिलित किया। जो विश्व में अपनी जो एक पहचान बनाते हैं, जो मुसलमान जिन्होंने इस पृथ्वी के लिए, इस संसार के लिए कुछ करा होता है मानव जीवन के लिए, उन की श्रेणी में इनको स्थान दिया गया। यदि हम इनकी टाइम लाइन के बारे में बात करें, जिसे हम जीवन घटनाक्रम भी बोलते हैं, वो इस प्रकार से हैं। 1915 में ब्रिटिश इंडिया के में जो ब्रिटिश शासन के काल में ये जन्मे। 1915 ब्रिटिश इंडियन के खड़गपुर सोलापुर में इनका जो जन्म हुआ। 1935 में मुंबई के प्रसिद्ध स्कूल जैसे आर्ट ऑफ मुंबई में इनका दाखिला हुआ। 1941 में 11 मार्च को फालिजा से इनका विवाह हुआ। 1947 में उनकी पहली सुनहरी संसार का प्रदर्शन बम्बई आर्ट ऑफ सोसाइटी में हुआ और 1947 में द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ मुंबई की इन्होंने स्थापना करा, उनके सदस्य भी रहे ये। और 1949 में द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ मुंबई की ये सचिव भी बने। यदि हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए 1952 में इन्होंने एकल प्रदर्शनी जुरेखी में जो लगाई और 1955 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1967 में पहली फिल्म यूथ द आइजैक ऑफ पेंटर, जिसे बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया और गोल्डन बियर सॉलिड फिल्म पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। 1971 की बात करें हम, 1971 में साओ पाउलो में पिकासो के साथ इन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। 1973 में पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इसी क्रम में 1986 में इन्हें राज्यसभा के लिए भी आमंत्रित किया गया। राज्यसभा के लिए इन्हें आमंत्रित किया गया और 1991 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। 1996 में देवी देवताओं का जो अर्धनग्न चित्रण इन्होंने द्वारा करा, उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो आरोप इन पर लगा। 2000 में उनकी फिल्म गजमगामिनी का भी प्रदर्शन हुआ। 2004 में मीनाक्षी और टेलर ऑफ 3 सीरीज का प्रदर्शन हुआ,
पर इसका विरोध मुस्लिमों ने सिनेमाघरों पर करा। 2006 में स्वेच्छा से इन्होंने भारत को छोड़ने का निर्णय लिया और 2006 में ही भारत माता को अर्धनग्न चित्रण के तौर पर इन्होंने दर्शाया। जो मैंने आपको जो पेंटिंग मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, ये वाली जो पेंटिंग है 2006 में ये पेंटिंग इन्होंने बनाई, जो भारत माता का अर्धनग्न चित्रण उनका इन्होंने द्वारा बनाई है। और 2008 में इनकी एक कला की पेंटिंग अमेरिकी जो डॉलर होते हैं 16 लाख अमेरिकी डॉलर में वो पेंटिंग इनकी बिकी। 2008 में केरल सरकार ने इन्हें राजा रवि वर्मा पुरस्कार से भी सम्मानित किया और 2010 में इन्हें कतर की नागरिकता भी प्राप्त हुई और इन्होंने वहाँ वो स्वीकार कर ली। और 2011 में 9 जून 2011 में इनकी मृत्यु हार्ट अटैक के माध्यम से इनकी मृत्यु हो गई, जिससे कि एक अभूतपूर्व कलाकार इस संसार को छोड़ के अंतर्लीन हो गए, इस संसार से विदा हो गए, जो कि एक बहुत बड़ी कला के क्षेत्र में, कलाकारों के क्षेत्र में एक बड़ी क्षति के तौर पे है, जो क्षति हम पूरी नहीं कर पाएंगे। जब इनकी 2009 में लंदन में रॉयल ऑफ बॉस्टन हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से इनकी जो मृत्यु की खबर जो सामने आई, इन्हें जब आई थी ना, तो कहते हैं कि एम.एफ. हुसैन साहब एक साधारण तौर पे रहते थे। एक जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे चित्रांकन दिखा रहा हूँ, ये है एम.एफ. हुसैन साहब। देखिए, एक सिंपल से रहने वाले, सफ़ेद दाढ़ी, आंखों में चश्मा और पैरों में चप्पल तक नहीं थी इनकी। एम.एफ. हुसैन अपने इसी अंदाज में जाने जाते थे, जो एक सबके सामने एक आदर्श के तौर पे भी रहे। सजील स्वभाव, सरल स्वभाव के, व्यक्तित्व का चित्रण वाले और सुलझे हुए कलाकार, जो आज 20वीं शताब्दी में आधुनिक कलाकारों की श्रेणी में इनका स्थान बहुत ऊंचा है और इनका स्थान कोई ले भी नहीं पाएगा, क्योंकि इन्होंने भारतीय चित्रकला को, चाहे पश्चिमी चित्रकला को और भारतीय चित्रकला को, जिस प्रकार से इन्होंने संयोग इनको प्रदान करा, जिस प्रकार से इन्होंने दोनों कलाओं को का मिश्रण एक ही कला पे अपनी पेंटिंगों के माध्यम से समाज के सम्मुख से प्रस्तुत किया, वह अपने आप में एक अभूतपूर्व है। और जिस तरह ये संसार में विख्यात चित्रकारों की श्रेणी में जाने जाते हैं, शायद ही उस प्रकार से कोई और चित्रकार कोई इन्हें जानते होंगे। कहते हैं कि जब इनकी मृत्यु होती थी, उससे पहले ये एक पेंटिंग में काम कर रहे थे, जो कि वो पेंटिंग पूरी नहीं हो पाई, जिसे हम जमीन नामा जो चित्रांकन था, वही इनकी लास्ट पेंटिंग रही जिसमें ये काम कर रहे थे। बच्चों, हमने आज एम.एफ. हुसैन के बारे में आप लोगों को बताया, वो किस प्रकार के चित्रकार रहे, किस प्रकार से उन्होंने भारत में अपना योगदान दिया और किस प्रकार से चित्रकला को एक नई ऊंचाइयों पे लाकर खड़ा कर दिया, जिससे कि आज भारत का नाम चित्रकला के क्षेत्र में संपूर्ण संसार में जाना जाता है। ऐसे इन्होंने आज़ादी में भी अपना बहुत से सहयोग प्रदान करा। इन्होंने अंग्रेज़ों के प्रति अपना जो
आंदोलन था वो चित्रों के माध्यम से दर्शाया। और जो पश्चिमी सभ्यता के जो चित्रकार थे, चाहे वो यूरोपीय चित्रकारों के साथ रहकर किया हो या फिर भारत में निवासित चित्रकारों का जो संगठन बनाया था उसके साथ रहकर किया, कहीं ना कहीं इन्होंने अपना योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना सहयोग प्रदान करा। बच्चों, ये हमारे लिए एक आदरणीय चित्रकारों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि ये मेरा प्रेरणा स्रोत भी हैं। इनसे काफ़ी कुछ सीखने को प्राप्त हुआ। और आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एम.एफ. हुसैन साहब के बारे में जो मैंने आपको बताया वो अच्छी लगी हो, कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नए स्टूडेंट हैं इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो कमेंट और शेयर करते हैं उससे मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी प्राप्त होती है। आप लोगों को के समूह नई वीडियो लाने का एक आत्मविश्वास बढ़ता है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जब मैं भविष्य में कोई भी पेंटिंग से रिलेटिव या किसी अन्य सब्जेक्ट से रिलेटिव कोई वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को वो सम्मुख से उपस्थित हो जाएंगे, इसलिए आप उसे देख सकोगे। बच्चों, अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करो जिससे कि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल पुनः मैं आप लोगों के सम्मुख से उपस्थित होऊंगा 7 बजे। अभी के लिए गुड नाइट, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।